नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोशिका का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कोशिका के बारे में, कोशिका की डेफिनेशन और इसके प्रकारों के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे कोशिका के भागों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशिका का पार्ट सेकंड, कोशिका के भाग। तो ये है कोशिका का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें कौन कौन से अंग, इसके भाग या अंग उपस्थित होते हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो किन किन अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे उसके बारे में हम जान लेते हैं, जैसे कि सेल वॉल, वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस। इन सभी अंगों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा अंग कहाँ उपस्थित होता है, किसके क्या कार्य हैं, इन सभी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ सेल। तो कोशिका का पहला भाग है कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल भी कहते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी सतह होती है तथा यह सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक प्रकार का जटिल पदार्थ है जो कि एक पॉलीसेकेराइड होता है। तीसरा है, यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो यह हो गई कोशिका भित्ति के बारे में मेन पॉइंट। तथा इसके क्या कार्य हैं, तो यह सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा कैसे प्रदान करती है, तो अतिरिक्त प्रकाश और जो ऊष्मा होती है उससे यह सुरक्षा प्रदान करती हैं। तथा इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो यह पारगम्य होती है। पारगम्य मीन्स यह अपने अंदर आने वाले सभी पदार्थों को अंदर एवं बाहर आने जाने देती है, इसलिए इसे पारगम्य, इसकी प्रकृति पारगम्य होती है। कौन कौन से जीव होते हैं जिसमें कोशिका भित्ति काय की बनी होती है, उसके बारे में अपन जान लेते हैं। जैसे कि प्लांट की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु की कोशिका भित्ति पेक्टिन की बनी होती है। तीसरा है फंगस यानी कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसके आगे अब हम बढ़ेंगे। यह है कोशिका का बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या उपस्थित होता है, तो उसके बारे में अब हम जानेंगे। फर्स्ट अपन समझते हैं मिडिल लेमिला के बारे में। यह दो कोशिका भित्तियों के बीच का जो भाग होता है उसको मिडिल लेमिला कहते हैं। इसको अपन इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यह दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती हैं। तो दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो मिडिल लेमिला करते हैं। आगे है प्राइमरी सेल वॉल, जिसको सेल वॉल भी कहते हैं। इसमें पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, माइक्रोफिब्रिल, सोल्यूबल प्रोटीन, ये सभी चीज़ें उपस्थित होती हैं। तथा इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आगे बढ़ते हैं अब अपन कोशिका झिल्ली के बारे में। सेकंड पार्ट है कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली के बारे में अब हम पढ़ेंगे। यह कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। कोशिका में जो भी अवयव उपस्थित होते हैं वो एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। तथा यह जंतु कोशिका की सबसे बाहरी सतह होती है। जंतु में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनकी सबसे बाहरी सतह कोशिका झिल्ली होती है। जबकि पादप, कवक एवं बैक्टीरिया की दूसरी सबसे बाहरी सतह होती हैं। यह पादप, कवक एवं जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी दूसरी सबसे बाहरी सतह होती हैं। उनमें सबसे बाहरी सतह कोशिका भित्ति होती हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। यह फास्फोलिपिड की बनी होती है। काय की बनी होती है, तो फास्फोलिपिड की बनी होती है। तथा यह द्विपर्ती होती है, यानी कि बाइलेयर्ड। इसमें दो परतें पाई जाती हैं। इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति अर्धपारगम्य होती है, यानी कि सेमी परमेएबल। तो यह अपने में से कुछ ही पदार्थों को बाहर जाने देती हैं, यानी कि कोशिका के लिए जो भी इम्पोर्टेंट पदार्थ हैं उनको यह बाहर जाने नहीं देती हैं। इसलिए इसकी प्रकृति अर्धपारगम्य होती हैं। आगे बढ़ते हैं अपन इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। अब अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें दो परतें पाई जाती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसमें प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं, हाइड्रोफोबिक रीजन भी होते हैं, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं तथा इसमें कोलेस्ट्रॉल भी उपस्थित होता है।
आगे बढ़ते हैं अपन तीसरे भाग के बारे में, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। यह कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य उपस्थित होता है। यह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य जो लिक्विड पदार्थ उपस्थित होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी जो भीतरी परत होती है उसको एंडोप्लाज्म कहते हैं तथा बाहरी परत को सेल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके अंदर जो भीतरी परत होती है साइटोप्लाज्म की उसको एंडोप्लाज्म कहते हैं तथा बाहरी परत जो होती है उसे सेल कॉर्टेक्स कहते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर के द्रव को साइटोसोल कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर जो द्रव उपस्थित होता है, यानी कि यह एक जेली के फॉर्म में होता है। इस जेली के फॉर्म में भी जो एक वाटर के रूप में जो उपस्थित होता है उसको साइटोसोल कहते हैं। इसके क्या कार्य है, तो यह कोशिका के अंदर पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। यह जो कोशिका होती है इसके अंदर पोषक पदार्थ ये केंद्रक हैं और इसके अंदर ये जो पोषक पदार्थ हैं उनको इधर से उधर ले जाने का कार्य साइटोप्लाज्म का होता है। आगे बढ़ते हैं अपन साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर के बारे में। ये प्लांट का साइटोप्लाज्म एवं ये एनिमल का साइटोप्लाज्म। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी, तो रिचर्ड अल्टमैन ने इसकी खोज की। कब करी, तो 1894 में इसकी खोज रिचर्ड अल्टमैन ने करी। रिचर्ड अल्टमैन ने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। रिचर्ड अल्टमैन ने जब इसकी खोज की 1894 में तो इसका नाम क्या रखा, तो बायोब्लास्ट नाम रखा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा, तो कार्ल बेंडा ने सन 1906 में इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी, तो रिचर्ड अल्टमैन ने की तथा इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा, तो कार्ल बेंडा ने 1906 में रखा। इसकी खोज के 12 साल बाद इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है कि यह कितने की संख्या में उपस्थित होते हैं। यह कोशिका का श्वसन स्थल है तथा इसमें इसकी संख्या कोशिका में निश्चित नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे अब अपन, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, प्रथम उदित कोशिकांग है। उदित मीन्स ओरिजिनेटेड, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब भी कोई कोशिका बनती है तो उसमें सबसे पहला जो अंग बनता है वह माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, इसलिए इसे प्रथम उदित कोशिकांग कहा गया है। यह कोशिका का ऊर्जा ग्रह है, यानी कि पावर हाउस। अगला पढ़ेंगे अब अपन, यह कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। पहला कौन सा है, तो पहला केंद्रक होता है। आगे पढ़ेंगे अब अपन माइटोकॉन्ड्रिया का, यह है बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें भी 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, इनर एवं आउटर, तथा इसमें डीएनए भी उपस्थित होता है। इसमें जो ऊर्जा एटीपी के रूप में होती हैं तथा इसमें राइबोसोम भी उपस्थित होते हैं। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक स्ट्रक्चर। आगे बढ़ेंगे अब अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और फैक्ट के बारे में अब हम जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एक अर्ध स्वायत्त यानी कि सेमी ऑटोनोमस अंग है जिसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। अर्ध स्वायत्त का मतलब होता है कि यह अपने जो भी काम होते हैं वह अधिकतर स्वयं ही कर लेता है। यह अपने जो अधिकतर काम होते हैं वह स्वयं ही कर लेता है क्योंकि इसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए एवं राइबोसोम 70S भी उपस्थित होते हैं। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा उत्पादित रासायनिक ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी नामक अणुओं में संग्रहित होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा जो उत्पादित रासायनिक ऊर्जा होती है वह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक अणुओं में संग्रहित होती हैं तथा यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के भीतर स्थित कोशिका भी कहा जाता है।
इसे कोशिका के भीतर स्थित कोशिका भी कहा जाता है। तथा माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिकाओं की तुलना में जंतु कोशिकाओं में अधिक पाया जाता है, क्योंकि इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो क्रिश्चियन डी डुवे ने सन 1955 में लाइसोसोम की खोज की। इसको और किन किन नामों से जाना जाता है? तो आत्मघाती थैला, निपटान थैला, परमाणु बम, सफाई कर्मचारी आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। अगला है लाइसोसोम एक झिल्लीबद्ध कोशिका अंग है जिसमें पाचक एंजाइम भी पाए जाते हैं। यह एक भी एक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है जिसमें पाचक एंजाइम भी पाए जाते हैं। शरीर द्वारा इनका उपयोग हमलावर वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि लाइसोसोम जो होता है यह शरीर द्वारा इनका उपयोग हमलावर वायरस और बैक्टीरिया जो होते हैं उनको नष्ट करने के लिए किया जाता है। लाइसोसोम अतिरिक्त क्षतिग्रस्त भागों को तोड़ देता है। जो भी क्षतिग्रस्त भाग होते हैं उनको यह तोड़ देता है, यानी कि समाप्त कर देता है। आगे बढ़ेंगे अब अपन लाइसोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में कि लाइसोसोम कैसा दिखता है। यह लाइसोसोम सेक्शन, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर लाइसोसोम भी उपस्थित होता है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी पाए जाते हैं। इसमें यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है, यानी कि इसमें यह इसकी झिल्ली है। जैसे कि कोशिका की झिल्ली जो कोशिका झिल्ली होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती हैं तथा इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी पाए जाते हैं। आगे पढ़ेंगे अब अपन इसके आगे केंद्रक के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।